क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आज हम। आईसीआई के प्रैक्टिस मैनुअल से हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 से ही हमने स्टार्ट करा था। क्वेश्चन नंबर 1 हमने नहीं करा है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 से इफेक्टिवली काम शुरू होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। अच्छा, मैंने लास्ट अभी एक वीडियो अभी पोस्ट करी थी थोड़ी देर पहले तक, उसमें मैंने बोला था कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर मुझसे पूछना चाहते हो, मुझसे इन द सेंस बीइंग अ क्रिएटर, जो कि मतलब मैं जो वीडियो बनाता हूँ क्रिएटर ऑफ बेसिक्स टू एक्सपर्ट, से कुछ भी पूछना चाहते हो, मेरा नाम क्या है, मैं सीए कर रहा हूँ या सीए हो चुका हूँ, सीए बन चुका हूँ, या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। हो सकेगा तो मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो मैं आपका क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डिटेल वाला होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन टेकअप करके वीडियो में बता दूंगा। तो करो कमेंट यार, बातचीत करते हैं थोड़ी सी। अभी फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के सबसे पहले पार्ट में बेसिकली इसके अंदर शॉर्ट नोट्स हैं। तो सबसे पहले पार्ट में पूछता है financial indications to be considered for evaluating the assumption of a going concern। ऑडिटर को गोइंग कंसर्न एजम्पशन एक बार चेक करनी होती है, तो अगर उसके कुछ फाइनेंशियल इंडिकेशंस आपको दिख रहे हैं, कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं जो आपको ये दिखा रहे हैं कि गोइंग कंसर्न थोड़ा डाउटफुल है, तो वो आपको देखने हैं। फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं कि इसका एक निमोनिक है इंडिकेटर्स। चैनल के ऊपर एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसमें मैंने डिटेल में ये सारे पॉइंट्स कवर करे हुए हैं। ये सारे पॉइंट्स जो आप देख पा रहे हो इंडिकेटर्स के, सारे उसके अंदर कवर्ड है। जैसे आई से आता है हमारा इंडिकेशंस ऑफ विड्रॉल, एन से आता है नेट लायबिलिटी, डी से आता है हमारा सिग्निफिकेंट डिटोरिएशन। मतलब मुझे अभी ध्यान नहीं कि इंडिकेटर्स का पूरा निमोनिक क्या था, लेकिन ये डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक होगा, जाके देखो, बढ़िया वीडियो है पूरा का पूरा। ये पूरे सारे जितने जितने हैं ना, जितने भी ऊपर से नीचे तक पॉइंट्स हैं, सारे इंडिकेटर्स एक निमोनिक है उससे कवर हो जाएंगे। और क्वेश्चन भी यही है कि आपको फाइनेंशियल इंडिकेटर्स ही देखने हैं। तो आई से अलग, एन से अलग, डी से अलग, आई से अलग, सी से अलग, सारे उसी के अंदर हैं। आराम से देखो, हो जाएगा ये क्वेश्चन। आगे चल रहे हैं हम लोग। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग कंपेरेटिव्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब से एसए 800 की सीरीज़ बंद हुई है, तो एसए 700 की सीरीज़ की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ तक अब हमारा वो है, एसए 720 तक हमारा कोर्स है, तो 700 से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे 710 कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स ऑन दी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग कंपेरेटिव। बेसिकली आप ये देखते हो कि कुछ इस तरीके से बैलेंस शीट बनी होती है। ये हो गया लेट से 1920, तो ये पिछला वाला हो गया 1819। मैं एक बार बता देता हूँ, ऐसे होता है, 2 सालों की बैलेंस शीट होती है। ये होगा हमारा 1920, तो ये पीछे वाला होगा हमारा 1819। तो यहाँ पर एक फिगर आ रही होगी, यहाँ पर, तो आप कंपेयर कर पा रहे होगे। जैसे यहाँ से क्रेडिटर 1 लाख से 2 लाख हो गए, तो इसी को हम कहते हैं कंपेरेटिव्स। इससे रिलेटेड ऑडिटर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही अब हम देखने वाले हैं। द ऑडिटर शैल डिटरमाइन whether the financial statement include the comparative information required by the applicable financial reporting framework and whether such information is appropriately classified। सबसे पहले ऑडिटर देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो वही है जो एप्लीकेबल एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और क्या वो अप्रोप्रिएटली क्लासीफाई करी गई है। फॉर दिस पर्पस ऑडिटर क्या इवेल्युएट करेगा, ऑडिटर शैल इवेल्युएट वेदर
द कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन अग्रीज विद द अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर प्रेजेंटेड इन द प्रायर पीरियड। जो कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन हमने डाली है वो अमाउंट से और अदर डिस्क्लोजर से जो कि पिछले सालों का है उससे अग्री कर रही है। कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन लेट से लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस ले लेते हैं। इस साल हमने कोई डिटेल डाली है तो वो पिछले साल से भी रिलेट कर रही हो कि पिछले साल हमने इसका इतना प्रोविज़न बनाया था, इस बार इतना प्रोविज़न बनाया, तो वो डिस्क्लोजर और अमाउंट पिछले सालों से भी अग्री कर रहा हो। नेक्स्ट आता है द अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्टेड इन द कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन आर कंसिस्टेंट विद दोज अप्लाइड इन द करेंट पीरियड। जो अकाउंटिंग पॉलिसी कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन में डाली गई हैं वो कंसिस्टेंट हो, जो कि इस साल से भी, मतलब इस साल वो पॉलिसी होनी चाहिए जो इस साल भी और पिछले साल भी सेम हो, कंसिस्टेंट हो। ऐसा नहीं कि दो डेप्रीसिएशन दिख रहा है, पिछले साल का SLM से कैलकुलेटेड है, इस साल का WDV से कैलकुलेटेड है। ऑल दो डेप्रीसिएशन एक पॉलिसी नहीं होती है, जस्ट एक एग्जाम्पल था। If there have been changes in accounting policy, whether those changes have been properly accounted for and adequately presented and disclosed। अगर मान लो कोई चेंजेस हैं भी तो क्या उसके लिए बेसिकली जो चेंजेस बनते थे वो चेंजेस प्रॉपरली अकाउंटेड और एडिक्वेटली प्रेजेंटेड कर दिए गए हैं या नहीं गए हैं। जो भी एडजस्टमेंट फैक्टर लगा के जो चीज़ जितनी इंपॉर्टेंटली दिखानी थी वो दिखा दी गई है या नहीं दिखा दी गई है। इफ़ द ऑडिटर बिकम्स अवेयर ऑफ अ पॉसिबल मटीरियल मिस स्टेटमेंट in the comparative information while performing the current period audit, the auditor shall perform such additional procedure as are necessary in the circumstances to obtain sufficient appropriate audit evidence to determine whether a material misstatement exists। बहुत लंबा पॉइंट हो गया, शुरू से देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कि अगर मान लो कोई पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में दिख रही है जब आप करंट पीरियड की ऑडिट कर रहे हो, तो ऑडिटर वो सारे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा जो उस टाइम पर इम्पॉर्टेंट होंगे हमें SAAE लेने के लिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए, कि डिटरमाइन कर सके कि भैया कोई मटेरियल में स्टेटमेंट तो नहीं है। बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है। ऐसा होता है कि जब भी हमें कोई पॉसिबल मटेरियल में स्टेटमेंट दिखती है तो हम एडिशनल प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। If the auditor had audited the prior period financial statement, the auditor shall also follow the relevant requirement of SA 560 revised। मान लो पिछले साल भी आप ही ऑडिटर थे, इस साल भी आप ही ऑडिटर हो, तो आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स को तो लगाओगे ही, क्योंकि आपने पिछला भी देखा है और आगे का भी देख लिया है। SA 560 से हार्मोनाइज करना इस आंसर को। SA 710 का क्वेश्चन है, लेकिन SA 560 से हार्मनी कर रखी है। एक और SA आ रहा है, हार्मनी मीन्स रिलेट कर रखा है। As required by SA 580, the auditor shall request written representation for all period referred in the auditor's opinion. The auditor shall also obtain a specific written representation regarding any prior period that the item separately disclosed in the current year statement of profit or loss। क्या बोल गए, दोबारा पढ़ते हैं। As required by SA 580, जैसा कि SA 580 रिक्वायर करता है, मांगता है, द ऑडिटर शेल रिक्वेस्ट, ऑडिटर क्या रिक्वेस्ट करेगा, रिटन रिप्रेजेंटेशन। ऐसे 580 का नाम ही क्या है, रिटन रिप्रेजेंटेशन, WR, फॉर ऑल पीरियड्स रेफर टू इन द ऑडिटर्स ओपिनियन। वो सारे जो पीरियड हैं जो ऑडिटर्स ओपिनियन में कवर करे गए हैं उससे रिलेटेड सारे रिटन रिप्रेजेंटेशन लेगा। द ऑडिटर शेल ऑल्सो ऑब्टेन, एक और चीज़ लेगा, स्पेसिफिक रिटन रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग एनी प्रायर पीरियड आइटम। कोई अगर PPI आ रहा है, प्रायर पीरियड आइटम आ रहा है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेगा और जो कि सेपरेटली डिस्क्लोज होगी इन द करेंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो कि इस साल आ रही है और है पिछले साल की, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक WR ले लो। तो हमने क्या पढ़ा इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले ऑडिटर क्या देखेगा, एक तो ये देखेगा कि कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन अग्री कर रही है या नहीं कर रही है, और जो पॉलिसी अगर कोई चेंज हुई है तो उसको सही से एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया है या नहीं कर दिया है। और आइडियली तो पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए, कंपैरेटिव और उसमें कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। अगर कोई मटेरियल में स्टेटमेंट है तो ऑडिटर एडिशनल प्रोसीजर लगाएगा, और पिछले साल भी अगर सेम ऑडिटर था तो SA 560 अप्लाई करेगा। SA 580 के अकॉर्डिंग वो एक WR लेगा सारे प्रायर पीरियड का, और जो भी प्रायर पीरियड आइटम्स आ रहे होंगे उनके लिए एक स्पेसिफिक WR रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेगा। ये है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी SA 710 को लेकर। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है सैम्पलिंग रिस्क के ऊपर, कि भैया बताओ सैम्पलिंग रिस्क क्या होती है। चलो सैम्पलिंग रिस्क पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का एक अलग ही तरीका होता है, यहाँ से देखते हैं हम लोग। इसको हम साथ साथ में ही पढ़ेंगे, साथ साथ में बोले तो कुछ ये जो पॉइंट 1 है और पॉइंट 2 है एक साथ ही पढ़ेंगे।
लेकिन अभी पहले ऊपर का पढ़ लें। SA 530 लगता है ऑडिट सैम्पलिंग के ऊपर, एज पर SA 530 जिसका नाम ही ऑडिट सैम्पलिंग है। द रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये लिख दिया तो आंसर को 4 चांद लग गए। द ऑडिटर्स, ये वो रिस्क होता है, द रिस्क दैट द ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सैम्पल may be different from the conclusion if the entire population were subjected to the same audit procedure. Sampling risk can lead to two types of erroneous conclusion. आपने एक ये एरिया है, आपको ये पूरा एरिया चेक करना है, ठीक है। आपने इस एरिया में से 5 चीज़ें निकाली और उसके ऊपर अपना ओपिनियन बेस कर दिया। अब सैम्पलिंग रिस्क कहता है कि अगर ये 5 चीज़ें ना चेक करके आपने ये पूरा चेक किया होता और उसकी वजह से आपके ओपिनियन में जो डिफरेंस आता, उसी को हम कहते हैं सैम्पलिंग रिस्क। दोबारा पढ़ते हैं, देखो। द रिस्क दैट द ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सैम्पल 5 पर मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन इफ़ द एंटायर पॉपुलेशन, अगर सारा चेक कर दे, वर सब्जेक्टेड टू द सेम ऑडिट प्रोसीजर। जो ऑडिट प्रोसीजर आपने 5 सैम्पल्स पर लगाया, अगर वही सेम ऑडिट प्रोसीजर्स आप एंटायर पॉपुलेशन पर लगाते और अगर ऑडिट कंक्लूजन में कोई डिफरेंस आता, वही है जी आपके ऑडिट रिस्क। अब देखो इसको पढ़ना कैसे है। इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, that controls are more effective, that controls are less effective than they actually are. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बेसिस में पहले पॉइंट में कह रहा है कंट्रोल्स इफ़ेक्टिव हैं जबकि वो है नहीं। सेकंड पॉइंट में कह रहा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के कंट्रोल्स लेस इफ़ेक्टिव हैं जबकि वो है नहीं, यानी कि वो इफ़ेक्टिव हैं। और इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स, और इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स, that a material misstatement does not exist, that a material misstatement exists, when in fact it does, when in fact it does not. टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में कह रहा है पहले पॉइंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती जबकि वो करती है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है टेस्ट ऑफ डिटेल्स के केस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है जबकि वो नहीं करती। यहाँ तक ये सेम था, आगे बदल जाता है। पहले केस में बेसिकली हमने क्या करा, बहुत ऑप्टिमिस्ट अप्रोच अपनाई, हमने जो सैंपल उठाया उसमें कुछ गलती नहीं निकली, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम कह रहे हैं भैया जी कंट्रोल्स मोर इफेक्टिव हैं जबकि ऐसा है नहीं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में गए तो कह रहे भैया कोई मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है जबकि ऐसा है नहीं। इस केस में क्या होता है, द ऑडिटर इज़ प्राइमरली कंसर्न विद दिस टाइप ऑफ एरोनियस कंक्लूजन, प्राइमरली इनके ऊपर दिक्कत पड़ती है, ठीक है, बिकॉज द इफेक्ट इट अफेक्ट्स ऑडिट इफेक्टिवनेस एंड इज़ मोर लाइकली टू लीड टू एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। आपने एक सैंपल उठाया, कंट्रोल्स का सैंपल उठाया, इफेक्टिव निकल गया। टेस्ट ऑफ डिटेल्स का सैंपल उठाया, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं निकली, आपने ऑडिटर ओपिनियन दे दिया भैया कोई दिक्कत नहीं है, जबकि प्राइमरली ये वाले एरर होने की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस केस में आप इनएडिक्वेट इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देते हो। दूसरे में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एरोनियस कंक्लूजन अफेक्ट्स ऑडिट एफिशिएंसी एज इट वुड यूजुअली लेड टू एडिशनल वर्क टू एस्टैब्लिश द इनिशियल कंक्लूजन्स वर इनकरेक्ट। हुआ क्या, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के केस आपने चेक करे भैया बहुत नॉन इफेक्टिव निकल गए आपके सैंपल में। आपने टेस्ट ऑफ डिटेल्स का सैंपल उठाया, भैया मटेरियल में स्टेटमेंट निकल गई। अब आप क्या करोगे, अब आप डिटेल चेकिंग करोगे, लेकिन जबकि है क्या, ऐसा है ही नहीं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के केस में वो इफेक्टिव हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के केस में वो मटेरियल में स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। बेसिकली पहले केस में क्या होता है, आपने एक ऐसा सैंपल चुन लिया जिसमें सब कुछ ही ठीक निकल गया, तो आपका ऑडिट ओपिनियन गलत हो सकता है। सेकंड केस में क्या करा, आपने ऐसा सैंपल चुन लिया जिसमें सभी गलत निकल गया, अब आप और ज़्यादा काम करोगे, अपनी ऑडिट एफिशिएंसी सारी ख़राब करोगे और एंड में कुछ निकलेगा भी नहीं आपका। तो ये होती है सैम्पलिंग रिस्क हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि रिटन रिप्रेजेंटेशन है, पूरा SA 580 है इसके अंदर। काफ़ी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए उसके लिए, 15 से 20 मिनट लग जाएंगे हमें पूरा करने में। इसको मैं इस वीडियो में टेकअप नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली जैसे हमने पिछला क्वेश्चन ऐसे 560 का करा था, जो कि पूरा कंप्लीट एक ही में ही चलता रह गया था, सेम ऐसे ही ऐसे 580 है, पूरा 580 आप पढ़ लोगे, उसके बाद 580 का कोई क्वेश्चन आएगा आप फंसोगे नहीं। तो उसको मैं चाहता हूँ कि एक डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर बनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जिसके कि 3 पार्ट थे, एक जिसके लिए मैं वीडियो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, वो आप वहाँ से करने वाले हो।
सेकंड कंपेरेटिव्स के ऊपर था, काफ़ी इजी था, हद से ज़्यादा इजी, आपने कर लिया। कंपेरेटिव के लिए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। थर्ड था सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क भी आप समझ गए, 2 तरीके से होती है, दोनों बढ़िया से आपको समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आए तो वीडियो दोबारा देख लो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और कुछ मुझसे पर्सनली मीन्स क्रिएटर ऑफ बेसिक्स टू एक्सपर्ट यानी कि नितिन गुलाटी से अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।